नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोग एवं उपचार। देखिए दोस्तों, ये सभी क्लासों के लिए मतलब क्या है, नेसेसरी है। ये चाहे 6 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 9, 10, 11, 12, मतलब जितने भी क्लासेस हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि रोग क्या है और रोग के उपचार क्या हैं। जैसे आपने सुना पोलियो, ठीक है, तो मान लीजिए पोलियो सुना, लेकिन पोलियो में क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपने सुना क्षय रोग, तो क्षय रोग में क्या क्या होता है इसको आप जानेंगे, उसके उपचार जानेंगे। प्लेग क्या होता है, कैसे फैलता है, हर एक चीज़ के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे रोग एवं उपचार। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक लंबे समय तक स्वस्थ शरीर को और मन की ऐसी स्थिति माना गया है जिसमें शरीर के कुछ द्रवों का संतुलन बना रहता है, ठीक ना। कह रहा है कि एक स्वस्थ शरीर किसको माना गया है, जिसमें क्या होता है कि उसके मन की स्थिति जो है एकदम अस्थाई है वो, ठीक है। शरीर के कुछ द्रव ऐसे हैं जिनका संतुलन हमेशा बना रहे, ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, देखिए, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको भी पता है कि हमें जो अपना खान पान बेहतर बनाना पड़ेगा, ठीक है, यानी संतुलित आहार लेना पड़ेगा। व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है ना, सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। संतुलित आहार, जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं तो उसमें मतलब सोते समय दूध भी चाहिए, उसमें खटाई भी चाहिए, ठीक है, मतलब ताज़ा भोजन, दाल होना चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए, चावल होना चाहिए, रोटी होना चाहिए, सलाद होना चाहिए। सारी चीज़ें क्या है, संतुलित आहार में आएगा, ठीक है। फिर हम कह रहा है कि नियमित व्यायाम, ये नहीं कि खाली खाते रहें बस, नहीं, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, मॉर्निंग टाइम जो उसका नियमित व्यायाम है, एक्सरसाइज वगैरह भी है करना है, ठीक है। योग बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, संतुलित आहार चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता होनी चाहिए, नियमित व्यायाम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या है, मतलब एक संतुलित एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये सबसे बेहतर चीज़ें हैं, ठीक है। कह रहा है रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण, अपशिष्टों का समुचित निपटान, रोगवाहकों का नियंत्रण एवं खाने और पानी के संसाधनों की स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए देखिए ज़रूरी है कि हम जो पानी पी रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी कूड़ा करकट है उनको भी निपटा देना चाहिए, मतलब उनको क्या जला देना चाहिए, गड्ढे खोद के हला देना चाहिए, ठीक ना, ऐसे काम करना चाहिए आपको। फिर कह रहा है वर्तमान में मानव के अग्रिम कल्याण के लिए विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीव विज्ञान के ज्ञान की उपयोगिता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। एंटीबायोटिक्स तथा संश्लेषित पादप व्युत्पन्न औषधियों और निश्चेतक आदि की खोज ने एक ओर तो चिकित्सा व्यवस्था तथा दूसरी ओर मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन किए हैं, ठीक ना। तो ये आप देख रहे हैं कि क्या, जैसे जो एंटीबायोटिक्स की खोज, पेड़ पौधों से अनेकों प्रकार की औषधियाँ तैयार करना, निश्चेतक मतलब जो हॉस्पिटलों में प्रयोग किया जाता है, मान लीजिए किसी को ऑपरेशन वगैरह करना होता है तो निश्चेतक का प्रयोग किया जाता है, मतलब उसको दिया जाता है उसको बेहोश करने के लिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों का क्या हुआ, खोज हुआ। मानव स्वास्थ्य के लिए ये क्या है, अद्भुत परिवर्तन है, बहुत क्या है, मतलब आश्चर्यजनित है ये, ठीक ना। तो आप ये रोग एवं उपचार यहाँ पे इतना जाने, ठीक है। अब उसके नीचे देखिए यहाँ पे कि रोग वाकई में होता क्या है, ठीक ना। आपको वीडियो में बने रहना है, थोड़ा भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, जानना है आपको वाकई में कि सब बीमारियां होती क्या है, कैसे ठीक होता है, क्या कारण रहता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, किस बीमारी में क्या क्या होता है, क्या डैमेज होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं रोग यानी डिजीज क्या होता है। तो किसी भी जीव के स्वास्थ्य में रुकावट को ही रोग कहते हैं, मतलब कोई भी जीव है उसके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का रुकावट हो, जैसे सांस लेने में, ठीक है, खांसी हो, उसको चलने में दिक्कत हो, बोलने में दिक्कत हो, मतलब किसी भी प्रकार का अगर उसके मानसिक तनाव हो, तो किसी भी प्रकार का अगर उसको दिक्कत है ना दोस्तों, तो क्या है, रोगी है और स्वस्थ नहीं है, ठीक ना। अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति खोजा जाए तो आज के समय में बहुत कम ही चांस है कि स्वस्थ व्यक्ति मिलेंगे, ठीक है।
फिर कह रहा है रोग के प्रकार। रोग 2 प्रकार का होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि रोग कितने प्रकार का होता है। तो रोग दो प्रकार का होता है। पहला होता है जन्मजात रोग, ठीक है। तो जन्मजात रोग और दूसरा होता है क्या, उपार्जित रोग। तो पहले रोग की हम बात करेंगे, जन्मजात रोग। जन्मजात रोग क्या होता है, देखिए वे रोग जो जन्म के समय शरीर में होते हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसे रोग जो जन्म के समय ही शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, तो वैसे को बोला जाता है जन्मजात रोग, ठीक है। फिर कह रहा है उपार्जित रोग, यानी वे रोग जो जन्म के बाद किसी कारणवश प्राप्त होते हैं, यह 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पहले देखिए कि उपार्जित रोग क्या होता है कि मतलब जन्म होने के बाद से कोई रोग किसी को हो जाता है तो उसको बोला जाता है उपार्जित रोग, ठीक है। कह रहा है यह 2 प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, संक्रामक या संसर्गी, या आप सिर्फ इसको बोलिए संक्रामक रोग, ठीक है। क्या बोलेंगे, संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है। संक्रामक रोग क्या होता है, तो यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। संक्रामक रोग का मतलब होता है ना दोस्तों कि मान लीजिए किसी को हुआ है, ठीक है, और कोई स्वस्थ व्यक्ति उससे जा करके मिला, उसको भी रोग हो गया। संक्रामक का मतलब होता है फैलना, ठीक है, मतलब एक बीमार व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में बीमारी का फैल जाना ही क्या कहलाता है, संक्रामक रोग कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं असंक्रामक रोग। यह असंक्रमित व्यक्ति के संपर्क से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। देखिए एक होता है असंक्रामक रोग, मतलब ऐसे रोग होता है जो अगर कोई व्यक्ति उसके साथ आराम से बैठेगा सोएगा उसको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं असंक्रामक रोग। मतलब ऐसे रोग जो बीमार व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में नहीं फैलता है, उसको क्या बोलते हैं, हम असंक्रामक रोग बोलते हैं। आई होप कि आपको इतना सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। आइए आगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि मनुष्यों में रोग। तो मनुष्यों में रोग, अब बात कर रहे हैं कि मनुष्यों में रोग किसके कारण होता है। तो इसको देखिए, ये देखिए क्लास 8 में भी दिया हुआ है, ठीक ना, सूक्ष्म जीव से क्या क्या रोग होते हैं, उसका निवारण कैसे किया जाता है, किसके द्वारा फैलता है, सारी चीज़ें। देखिए मनुष्यों में रोग किसके द्वारा होता है भाई, विषाणु के द्वारा। विषाणु जो वायरस होता है, ठीक ना, जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ, ठीक है, कवक या उसी को फफूंद भी बोला जाता है, प्रदूषण तथा आनुवंशिक गुणों से होता है। मतलब इतने सारे लक्षण हैं जिनके वजह से मनुष्यों में क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। आई बात समझ में। अब हम इस चलिए डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम पहला बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, संक्रामक रोग के बारे में, ठीक है। संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शियस आर कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है ना। तो हमने बताया संक्रामक रोग क्या होते हैं कि ऐसे रोग जो बीमार व्यक्तियों के शरीर से स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में फैल जाते हैं, उनको बोला जाता है संक्रामक रोग। तो देख सकते हैं ऐसे रोग जीवों द्वारा रोगी व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलते हैं। हानिकारक जीवों द्वारा फैलने वाले रोग, देखिए हानिकारक जीवों द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन है। जैसे मान लीजिए विषाणु हो गया, विषाणु से अगर किसी को, जैसे मान लीजिए सिंपल में हम आपको बात करें दोस्तों, किसी को सर्दी हुआ हो, ठीक है, बार बार वो छींक रहा हो, तो अगर वो रुमाल यूज कर रहा है तब तो ठीक है, नहीं अगर रुमाल यूज कर रहा है तो अगर उसके पास में जो आसपास व्यक्ति बैठा रहेगा उसको भी वह क्या हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, ठीक है। जो उसके नाक से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं वायु के साथ, उसके साथ ये वायरस भी कहाँ चले जाते हैं, दूसरे व्यक्ति के संपर्क में, दूसरे व्यक्ति में जाके समाहित हो जाता है। फिर कह रहा है देखिए कोविड-19, ये तो आपने देखा ही, पूरा उसका कमाल बताने की ज़रूरत है नहीं, यही ससुरा था जो सबको परेशान कर दिया था। इसके आने से सब लोग कहाँ थे, घर घर में, मतलब कोने कोने में पड़े हुए थे। फिर इबोला, मर्स, सार्स, निपाह रोग, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, एड्स, जापानी इंसेफ्लाइटिस, रेबीज वही जो पगला कुत्ता काटता है तो होता है, हाइड्रोफीबिया, पोलियो, हेपेटाइटिस, चेचक, बड़ी माता जिसको बोला जाता है, छोटी माता, खसरा, चिकनगुनिया, डेंगू, रुबेला, गलसुआ आदि। अरे गलसुआ जो गुलिया में इधर उधर फूल जाता है, ठीक ना, वही है। अब यहाँ बात करते हैं जीवाणु। अब जीवाणु द्वारा देखिए, जीवाणु द्वारा है, देखिए बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने चल रहे हैं, ठीक ना। आ रही है ना हमारी बात समझ में आपको, तो आप अच्छे से देखते रहिए, बस समझिए चीज़ों को।
बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग होता है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे 6 रोग होता है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है दोस्तों, ठीक ना। टीबी, जिसको मतलब खांसी हो जाता है एकदम, मतलब फेफड़ा गल के पानी हो जाता है। काली खांसी, निमोनिया, डिप्थेरिया, प्लेग, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड, टिटेनस, हैजा, कुष्ठ रोग, बाट्यूलिज्म आदि। मतलब इतने रोग किससे होते हैं, जीवाणु के द्वारा होते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए, क्लास 12th के लिए भी पेपर में आता है, तो उसमें भी ये सब क्या है, वैकल्पिक क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, ठीक है। पूछता भी है संक्रामक रोग क्या आता है, संक्रामक रोग क्या होता है, जन्मजात रोग क्या होता है, उपार्जित रोग, ये सब पूछता है इंटरमीडिएट ना। तो ये देखिए, इसके बारे में हम लोग सब इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम फिर बात करते हैं। तो आप जान गए कि जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी रोग होता है, काली खांसी होती है, निमोनिया होता है, डिप्थेरिया होता है, प्लेग होता है, गोनेरिया होता है, सिफिलिस होता है, टाइफाइड होता है, टिटनेस होता है, हैजा होता है, कुष्ठ रोग होता है, बाटुलिज्म आदि होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कृमियों के द्वारा यानी वार्म द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे फाइलेरिया, एस्कैरिएसिस, टीनिएसिस, ठीक ना। कौन सा रोग है, तो कृमि के द्वारा कौन सा रोग होता है, फाइलेरिया होता है, एस्कैरिएसिस, टीनिएसिस होता है, ठीक है। अब कौकों के द्वारा, जिसको हम लोग फंजाई कहते हैं, फफूंद कहते हैं, कौकों के द्वारा कौन सा रोग होता है, जैसे दाद हो गया, दमा हो गया, गंजापन हो गया, सिहुली हो गया, ये सब क्या है, ये सब रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। प्रोटोजोआ द्वारा, आप देखिए प्रोटोजोआ द्वारा क्या होता है, निद्रा रोग होता है। प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा रोग होता है, निद्रा, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नींद आने लगता है। कालाजार, ब्लैक फीवर जिसको बोला जाता है, मलेरिया, पेचिस, पायरिया आदि, ठीक ना। तो ये सब क्या है, जैसे आपने हमको बताया, जैसे हमने आपको बताया कि विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है, जो कृमि के द्वारा कौन सा रोग होता है, फंजाई के द्वारा कौन सा रोग होता है, और प्रोटोजोआ। तो ये सारी चीज़ें तो आप जान गए, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा किससे कौन सा रोग होता है, ठीक ना। ये आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए, किसी भी पेपर में बैठेंगे ना तो आपसे जरूर पूछा जाएगा। चलिए आगे अब फिर हम बात करते हैं यहाँ पे अब असंक्रामक रोग के बारे में। किसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे, अब असंक्रामक रोग के बारे में जानेंगे। दूसरा है यहाँ पे असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग या असंचरणीय रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो हमने बताया कि असंक्रामक रोग क्या होता है, मतलब ऐसा रोग जो बीमार व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में नहीं फैलता है, उसको बोला जाता है असंक्रामक रोग। देखिए क्या होता है, ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क से नहीं फैलते हैं। कोई भी रोग बीमार व्यक्ति तक सीमित ही रहता है। मतलब इस असंक्रामक में जितने भी बीमारियां होती हैं लोगों को, वह दूसरे व्यक्तियों में नहीं फैलता है, वो जिसको हुआ रहता है बस वहीं तक सीमित रहता है। असंक्रामक रोग को अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। आप ऐसे रोगों को क्या करते हैं, हम अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। देखिए तो पहला हम बात करेंगे यहाँ पे अल्पता या हीनता जन्य रोग, ठीक ना। अल्पता या हीनता जन्य रोग, देखिए ऐसा मतलब ऐसा रोग क्लास 6 में दिया हुआ है कि डिफिशियंसी रिलेटेड मतलब अल्पता हीनता जन्य रोग क्या होता है, तो संतुलित आहार न मिलने की वजह से ये रोग उत्पन्न होता है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये रोग आहार में किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, ठीक ना। मतलब जो व्यक्ति खाना खा रहा है उसमें किसी प्रकार का मतलब उसमें कमी रह जाता है, तो उसको बोला जाता है अल्पता या हीनताजन्य रोग। करा जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, खनिज लवण तथा जैसे क्वासियोर या मरासम्स, ऐसे रोग मतलब उत्पन्न हो जाते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं एलर्जी के बारे में देखेंगे, ठीक ना। एलर्जी क्या होता है, तो एलर्जी ये बाहरी कारक है। जैसे मतलब एलर्जी बाहरी कारकों के द्वारा होता है, जैसे मान लीजिए धूल हो गया, ठीक ना, परागकण हो गए, रेशम हो गया, नाइलॉन कण हो गया, रासायनिक पदार्थ हो गए, वायु में उपस्थित वायुशील हो गया, पदार्थों के प्रति शरीर के असंवेदनशील हो जाते हैं, इसे एलर्जी कहते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें जब शरीर पे लग जाते हैं ना तो क्या हो जाता है, एलर्जी का यही कारण बन जाते हैं। बहुत लोग मतलब मान लीजिए जो हमेशा लोग घर में रहने वाले हैं, उनको ज़्यादा धूल धक्कड़ लग गया, ठीक ना, बहुत सारे मतलब पराग कण जो हम उड़ते हैं अगर वो सब टच हो गया तो उनको एलर्जी हो जाता है,
आप समझ रहे हैं ना। फिर बात करते हैं क्षयकारी रोग क्या होता है। क्षयकारी यानी डीजनरेटेड डिजीज। तो क्षयकारी रोग देखिए, यह रोग फेफड़ा, हृदय या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के संतुलित तरीके से कार्य न करने का कारण होते हैं, जैसे कोरोनरी हृदय, हृदय शूल तथा एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। जैसे यहाँ क्षय रोग की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा देखिए फेफड़ा में प्रॉब्लम होता है, केंद्रीय तंत्रिका में प्रॉब्लम हो जाता है भाई, संतुलित तरीके से कार्य न करने के कारण हो जाता है, ठीक ना। तो ये जैसे कोरोनरी हृदय की बीमारी हो गया, हृदय शूल हो गया, ठीक ना, फिर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो गया, ये सब बीमारियाँ। अब कैंसर की बात कर रहे हैं, अभी हम इसके बारे में सब डीपली पढ़ेंगे। कैंसर यह शरीर के किसी भी भाग में अविभेदित कोशिकाओं के ट्यूमर के रूप में होता है, ठीक ना, जिसमें मांस जो होता है वो क्या हो जाता है, वो पूरा गोल देखते हैं अक्सर लोगों को हुआ रहता है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए बैक्टीरिया जनित रोग। हमने यहाँ पे तो बैक्टीरिया जनित रोग को जाना कि कौन कौन रोग है, लेकिन अब उसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। वीडियो में आप बने रहेंगे लास्ट तक दोस्तों, और देखिए एक एक चीज़ों के बारे में आज आपको मैं अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छे से जान जाएंगे सारी चीज़ों के बारे में। तो बैक्टीरिया जनित रोग क्या होते हैं, यहाँ से देखिए। पहला है यहाँ पे टाइफाइड, जो आजकल आम बात हो गया है, सबके घरों में पाया जा रहा है टाइफाइड रोग, जिससे सब लोग परेशान हैं। देखिए अब आखिर किससे हो जाता है, इसका क्या उपचार है, आज जानेंगे आप भी जानेंगे, आप ही डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। तो टाइफाइड क्या होता है, यह साल्मोनेला टाइफोसा। तो याद रखेंगे ये क्या है, एक जीवाणु है, यानी एक बैक्टीरिया है। ये आंत ज्वर हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में इसको टाइफाइड बोला जाता है। यह साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। तो याद रखेंगे कि टाइफाइड रोग किस जीवाणु की वजह से होता है, तो साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है, इसे आंत के बुखार के भी नाम से जाना जाता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है दोस्तों। रोगी की प्लीहा यानी स्प्लीन और आंत योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। रोगी को तेज बुखार रहता है और सिर दर्द रहता है। देखिए जिसको टाइफाइड हो जाता है उसके बॉडी में हमेशा दर्द ही दर्द रहता है, ठीक ना, और कहता पता नहीं क्या हो गया, हमारा पूरा शरीर वह दर्द कर रहा है, बेचारा मतलब परेशान रहता है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ठीक है। तो ये क्या रहा, आंत ज्वर यानी टाइफाइड। तो हमने क्या देखा कि यह पानी की गंदगी से, आप अगर फिल्टर रहित पानी नहीं पीते हैं, आप घर के नलकों का पानी पीते हैं, वो भी बिना उबाले, तो आपको टाइफाइड होना एकदम निश्चित है। जो गांव में आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा मरीज टाइफाइड के ही पाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को, और उनको हमेशा बीमारी लगा ही रह रहा है, हमेशा लोग दवा खाते ही रहते हैं, क्या कीजिएगा, अब लोग बात समझते नहीं हैं। उपचार ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए रोगी व्यक्ति को मल मूत्र निवास स्थान से दूर कराना चाहिए, ठीक ना। मतलब क्या करते हैं, देखिएगा अक्सर बहुत मतलब गरीब लोग होते हैं या बहुत लोग गंदगी फैलाते हैं। क्या करते हैं लोग कि वो जहाँ मतलब रहते हैं वहीं पे आसपास बच्चों को शौच के लिए बैठा देते हैं। भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए, और क्या करते हैं वहीं पे बच्चों को शौच कराएंगे, उधर खाना बना रहे होंगे, इधर खाना लाकर रख देंगे, बेचारा आएगा खाएगा, उसी में शौच पे भी मक्खी बैठेगी, या जाए खाने पे भी बैठेगी, ठीक ना, और खाएगा तो व्यक्ति बीमार तो पड़ेगा ही। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है, आप तो पढ़े लिखे हैं, इन सारी चीज़ों को समझिए। शौच जाते हैं, शौचालय का दरवाज़ा बंद नहीं करते हैं, आप खुला छोड़ के चले जाते हैं, उसी में मक्खी बैठेगी, आपके खाने में भी आके बैठेगी, आप उसी खाना खाएंगे, देखिए आपको खाना कितना स्वादिष्ट लगेगा। नहीं, अरे समझना चाहिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आपको इतना तो समझना चाहिए कि आपको शौचालय जाते वक्त जाने के बाद से जब वहाँ से निकलते हैं फ्रेश होकर के, तो आपको शौचालय का दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और हमेशा ढका हुआ खाना ही खाना चाहिए, और जब खाना खाना हो तभी खाना मांगिए। ये नहीं कि खाना निकाल दो फिर कहीं चले गए और खाना उसी तरह रखा हुआ है, मक्खी आके बैठ रही है, फिर गए आप खाए तो बीमार हो गए। इसकी चिकित्सा के लिए क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपयोग किया जाता है। जब ऐसा अगर टाइफाइड रोग हो जाता है तो कौन सा उपयोग करना चाहिए, क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपयोग करना चाहिए। आई बात समझ में, चलिए। तो आई होप कि आपको आंत ज्वार समझ में आ गया होगा, टाइफाइड रोग समझ में आ गया होगा, इसका उपचार भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तपेदिक या क्षय रोग जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोला जाता है। देखिए ये फेफड़ा है, देख रहे हैं ना आप लोग, यही सब गल जाता है, पानी हो जाता है,
देखिए इस रोग को यस्थमा या काक रोग भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग मतलब दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे, हम पहले ही आपको संक्रामक रोग इसलिए तो पढ़ा दिए हम कि आपको हम संक्रामक रोग नाम रखेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे हाँ ये वह बीमारी है जो क्या है कि एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक ना। देखिए कैसे, तो माइकोबैक्टीरियम यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। ये जो ट्यूबरक्लोसिस होता है यह माइकोबैक्टीरियम की वजह से फैलता है। कह रहा इस रोग के जीवाणु मुख से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं। जैसे मान लीजिए जिसको टीबी हुआ है, ठीक है, और उस व्यक्ति को टीबी हुआ है और व्यक्ति बैठ जाता है कहीं और थूकता रहता है, तो थूकता रहता है उससे जो भी मतलब बैक्टीरिया निकलते हैं ना, अगर आसपास में जो है उसको भी क्या हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। या मान लीजिए कि वो व्यक्ति किसी को किस कर रहा है, ठीक है, तो उसके द्वारा भी उसको वह ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस हैं। अक्सर मान लीजिए कि लोगों को हो जाता है, बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चों को भी बाद में पता चलता है कि कुछ समय बीतने के बाद बच्चों को पता लगता है कि इसको भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। तो इससे आप सतर्कता बरतें, ठीक है। इस रोग के लक्षण है क्या, ज्वर मतलब हमेशा बुखार रहेगा, रात्रि में पसीना खूब आएगा, भूख की कमी होगी, इस व्यक्ति को भूख भी नहीं लगेगा, शक्ति और वजन में ह्रास होने लगेगा, बराबर मतलब शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाएगी, कार्य करने कुछ मन नहीं करेगा, ना चलने का मन करेगा, ठीक है, और वह व्यक्ति का वजन भी घटने लगेगा। जब कुछ खाएगा पिएगा नहीं, भूखे नहीं लगेगा तो उस व्यक्ति के अंदर कहाँ कुछ बचेगा भाई, ठीक ना, तो उसका वजन भी घट जाएगा। पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आदि, हमेशा पाचन तंत्र में गड़बड़ी रहेगा, खाना खाएगा कुछ पचबे नहीं करेगा, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, तपेदिक यानी क्षय रोग। देख रहे हैं आप कितना डेंजर बीमारी है ना, बहुत ही खतरनाक बीमारी है तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, फैलता किसके वजह से है, तो ये जब जिस व्यक्ति को हुआ रहा तो व्यक्ति अगर थूकता है, अगर हमेशा आप उसके आसपास रहते हैं तो आपको होने की संभावना ज़्यादा है। या वो व्यक्ति किसी को चुम्बन करता है, चूमता है, किस करता है, ठीक ना, बच्चों को खिलाते समय ज़्यादा किस करता है, तो उसको भी ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावना है, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। फिर उसको हमेशा ज्वर रहेगा, रात्रि में उसको खूब पसीना होगा, भूख भी नहीं लगेगा, उसका वजन हमेशा घटता जाएगा, ठीक है, और हमेशा पाचन में गड़बड़ी रहेगा। तो किसको है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हुआ है उसको होगा, ठीक है। आइए उपचार में देखिए कि इसके लिए इसका उपचार क्या क्या करेंगे हम। हाँ देखिए उपचार, ठीक है। अब उपचार में देखिए ट्यूबरक्लोसिस के उपचार में क्या करना चाहिए। इस रोग के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है ना। कौन सा भाई, तो आप भी डॉक्टर बन रहे हैं आज, देख लीजिए, पढ़ेंगे तो बनेगा नहीं, बिल्कुल जानेंगे। मतलब इस रोग के उपचार के लिए क्या देना चाहिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। और PAS यानी पारा एम्यूनो सैलिसिक एसिड तथा आइसोनियाजाइड मुख से ली जाती है, ठीक ना। कह रहा BCG यानी बैसिलस कैलिमिट ज्यूरिन एक प्रति या क्या लिखा है देखिए, एक प्रति या छिमिकीय टीका है, बिलिसिन तपेदिक रोग की नवीनतम दवा है, ठीक ना। तो ये क्या है, उसके लिए इसका जो दवा है वो है, तो आपको ये सारी चीज़ों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो एक इसमें बात कर रहे हैं हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, टीबी रोग के बारे में, क्षय रोग के बारे में, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों, प्लेग के बारे में। प्लेग, ठीक ना, बहुत खतरनाक बीमारी है, आप इसके बारे में जान लेंगे आज। यह एक छुआछूत की बीमारी है। प्लेग जो बीमारी है क्या है, एक छुआछूत की बीमारी है जो बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलती है। तो प्लेग क्या है, छुआछूत वाली बीमारी है जो बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलती है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। ये चूहों के शरीर पे छोटे छोटे जो पिस्सू रहते हैं, ठीक है ना, पिस्सू बोला जाता है, पिस्सू जो रहते हैं उनके शरीर में बैक्टीरिया पाया जाता है, प्लेग नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, जेनोप्सिला केओपिस, क्या बोलेंगे, जेनोप्सिला केओपिस प्लेग का सबसे भयानक पिस्सू है, क्योंकि यह आसानी से चूहों से मानव तक पहुंच जाता है,
ठीक ना। यही सबसे खतरनाक है जेनोप्सिला केओपिस। यह क्या है, प्लेग का सबसे खतरनाक पिस्सू है जो चूहों के माध्यम से मानव में आसानी से पहुंच जाता है। इसका उपचार क्या होना चाहिए, देखिए तो उपचार है सल्फा ड्रग्स एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाओं का उपयोग इस रोगी के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक ना। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम चूहों को निवास स्थान से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। तो प्लेग बीमारी से बचना है तो चूहों को अपने घर से, अपने आसपास से दूर रखना चाहिए, उनसे ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, नहीं तो चूहों में पिस्सू पाया जाता है और पिस्सू में क्या पाया जाता है, प्लेग नामक बैक्टीरिया पाया जाता है और उसी के माध्यम से मनुष्यों में फैल जाता है, जिसकी वजह से प्लेग नामक भयंकर बीमारी हुआ था, ठीक है। तो इसके उपचार के लिए क्या देना चाहिए, तो इसके उपचार के लिए सल्फा ड्रग्स देना चाहिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन देना चाहिए,